सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के सेंट सावा टेम्पल का दौरा करने के बाद मैं स्लाविया चौक की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते के किनारों पर कुछ पुराने भाव वाली इमारतें, एक आवासीय क्षेत्र है यह। यहाँ रहने वालों की गाड़ियाँ सड़कों के किनारों पर पड़ी हुई हैं। आज छुट्टी का दिवस है, इसी कारण से सड़क करीब करीब सुनसान है। एक छोटी उतराई से नीचे की ओर थोड़ा चलना होगा स्लाविया चौक पहुंचने के लिए। बेलग्रेड में साधारण जनता के मोहल्ले कैसे होते हैं उसका नज़ारा यहाँ मिल रहा है। सामने स्लाविया होटल है, स्लाविया स्क्वायर के नज़दीक स्थित होटल। उससे अनुबंधित एक कैसीनो भी यहाँ कार्यरत है। मैं स्लाविया चौक पहुँच गया हूँ। एक बड़ा स्क्वायर है। विभिन्न प्रदेशों से 9 सड़कें इस चौक से आकर मिल रही हैं। बेलग्रेड के बड़े नुक्कड़ों में से एक है यह। 20वीं शताब्दी के आरंभ काल में एक जंक्शन के रूप में इस प्रदेश का विकास हुआ था। उसके ठीक बीच में एक बड़ा फव्वारा स्थित है। 1910 में मजदूर संघों के शक्ति प्रदर्शन के केंद्र के रूप में ये चौक तब्दील हो गया था। अब मुझे निकोला टेस्ला संग्रहालय जाने के लिए यहाँ से ट्रैम मिलने की जानकारी मिली हुई है। या तो 2 नंबर ट्रैम या 26 नंबर बस में चढ़ना होगा। नंबर 1 और नंबर 3 ट्रैम तो आ रहे हैं, लेकिन 2 नंबर नज़र नहीं आ रहा है। दिखने में पुराने ट्रैम लगते हैं। सड़क पर बिजली से चलने वाली और साधारण दोनों प्रकार की बसें दिख रही हैं। वो सब यहाँ आकर इस चौक का चक्कर लगाकर अलग अलग दिशाओं की ओर जा रही हैं। वो सब देखते हुए खड़ा रहना एक मज़ेदार अनुभव है। खिलौनों की तरह लाल ट्रैम इधर उधर जा रही है। सारे ट्रैमों के अंदर लोग भरे हुए हैं। आज शनिवार होने के कारण भीड़ थोड़ा कम है। अन्यथा निजी कारों से भर जाने वाला एक नुक्कड़ हुआ करता है यह। हमारे रविवार के समान है यहाँ के लोगों के लिए शनिवार और रविवार दोनों। ये बिजली से चलने वाली बस है। ट्रैम, बस, बिजली की बस आदि बेलग्रेड की सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती हैं। 1892 में ही बेलग्रेड नगर से ट्रैम सेवा चलती थी। कुछ विंटेज कार भी सड़क पर दिख रही है। आज के ज़माने में वह बहुत कीमती है। कई लोग यहाँ लकड़ी के बेंच पर बैठे हैं। यही नहीं पता कि वो लोग गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हैं या बच्चों के साथ छुट्टी का दिन बिताने के लिए सड़क पर निकल आए हैं। एक ऑर्थोडॉक्स पादरी परिवार समेत आकर वहाँ खड़ा हुआ है। कोई कुत्ते के साथ घूमने निकला है। इस प्रकार जीवन के अनेक नज़ारों को देखते हुए घूमते समय इस बंदे पर नज़र पड़ी। शायद ये स्थानीय निवासी है। कहीं जाने के लिए गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा हुआ है। इस प्रकार लोगों की जानकारी के बिना उनकी निगरानी करना मुझे अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार के लोग, हर व्यक्ति का रूप भाव, उनके स्वभाव रीति, आदतें आदि ध्यान से देखे जा सकते हैं। हमारी यात्रा तब सफल होती है जब हम उस प्रदेश के लोगों की जिंदगी को समझ पाते हैं। सड़क पर आधुनिक काल के ट्रैम भी हैं। विभिन्न रास्तों से आने वाली बसें और ट्रैम चौक का चक्कर लगाकर अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ जाती हैं। मुझे निकोला टेस्ला संग्रहालय जाना है। सर्बिया के गर्वित बेटे थे वैज्ञानिक और उद्यमी रहे टेस्ला। इस चौक से 1.5 किलोमीटर चलने पर टेस्ला संग्रहालय पहुंचे जा सकते हैं। वहां की ओर की गाड़ी के इंतज़ार में खड़ा हुआ हूँ मैं। डैबी ग्राम भी जाती हुई दिख रही हैं। एक के पीछे एक जोड़े गए ट्रैम्स हैं वो। काफ़ी देर तक मैं स्लाविया स्क्वायर पर इंतज़ार में खड़ा रहा। मुझे जिस बस या ट्रैम की प्रतीक्षा है वो नहीं आ रही है। मैंने पैदल जाने का निर्णय लिया। यह प्रोठेमेटेज स्ट्रीट है। यहाँ थोड़ी ऊंचाई वाले प्रदेश से होकर ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेस्ला संग्रहालय पहुँच सकते हैं। स्ट्रीट के किनारे कोई खास सुंदर नहीं है। देश की गरीबी यहाँ साफ झलकती है, लेकिन स्ट्रीट पर झाड़ू लगाकर उसे साफ सुथरा रखा गया है। किनारे पर अपार्टमेंट्स आदि आवासीय स्थल हैं। चलकर घाटी चढ़कर पहुंचने पर वहां कुछ लोग खड़े दिखे। हो सकता है कि संग्रहालय नज़दीकी हो।
सामने वो दिख रहा है निकोला टेस्ला संग्रहालय। पहले मेरी समझ में नहीं आया कि लोग वहां इंतजार में क्यों खड़े हैं। सड़क के उस पार है संग्रहालय। संग्रहालय ऐसी जगह पर नहीं है जहां निकोला टेस्ला के जन्मगृह स्थापित रहा था। 1927 में निर्मित एक प्रभु का भवन है यह। बाद में अन्य कई आवश्यकताओं के लिए उपयोग की गई इमारत को 1982 में यूगोस्लाविया की सरकार ने निकोला टेस्ला संग्रहालय बनाने के लिए अपने अधिकार में ले लिए थे। संग्रहालय के सामने टेस्ला का चेहरा आलेखन किया हुआ एक फलक लगा हुआ है। मैंने संग्रहालय के अंदर प्रवेश करने का निर्णय लिया। निकोला टेस्ला से संबंधित 1,70,000 वस्तुओं को सुरक्षित रखा हुआ संग्रहालय है यह। यहाँ चढ़ आने पर ही मुझे एक बात का पता चला है। संग्रहालय के अंदर प्रवेश करना हो तो पहले से बुक करना होता है। 2 घंटे इंतजार करने पर मुझे अंदर प्रवेश करने देंगे करके मुझसे कहा गया। 2 घंटे बहुत ही कीमती समय है। मैंने सोचा कि उतनी देर इंतजार करके संग्रहालय देखने की आवश्यकता है क्या। अंत में इंतजार में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है सोचकर संग्रहालय को छोड़ आगे बढ़ा। उसके अंदर के नज़ारे सुंदर या दर्शकों को पसंद आने वाले होंगे करके कहा भी नहीं जा सकता है। मेरी बात कही जाए तो आज एक दिन और ही मैं बेलग्रेड में रहूंगा। अभी मैं बेओग्रेड्सका स्ट्रीट से होकर आगे जा रहा हूँ। बेलग्रेड का प्रादेशिक नाम है बेओग्रेड। यहाँ का एक प्रमुख स्ट्रीट है बेओग्रेड्सका। कई जगहों पर स्थलों की दिशा दर्शाने वाली पट्टिकाएं लगी हुई हैं। सर्बिया का पार्लियामेंट हाउस, पुराने और नए महलों आदि के नज़ारों की ओर अब मुझे जाना है। बेओग्रेड्सका स्ट्रीट का एक सिरा यह है। अब अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट से होकर जाना है। बेओग्रेड्सका स्ट्रीट को पार करके ग्रेविया अलेक्जेंड्रा स्ट्रीट में प्रवेश किया। यहां से आधुनिक ट्रैम जा रही है। इस प्रकार के ट्रैम मैंने वियन्ना और जर्मन नगरों में देखा है। सीधे वो सामने बेलग्रेड विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ की इमारत है। अलेक्जेंडर स्ट्रीट के किनारे पर मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रीट दुकानें, बियर गार्डन की तरह ही यहाँ चीजें सजा रखी हैं। यहाँ से सीधे चलते जाए तो एक प्रमुख भवन पहुंचा जा सकता है, सर्बिया के नेशनल असेंबली के सामने। वहां को लक्ष्य करके मैं चल रहा हूं। एक तरफ टज़माज़दान उद्यान है, अनेकों पेड़ों वाला उद्यान। परिवार समेत आउटिंग के लिए निकले लोग जा रहे हैं। बेलग्रेड में भी बड़े परिवार होते हैं। मैंने यहाँ से टज़माज़दान उद्यान के अंदर प्रवेश करने का निर्णय लिया। बहुत ही विशाल उद्यान है। उसके अंदर स्विमिंग पूल, विभिन्न खेलों के कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक आदि हैं। बेलग्रेड के बड़े उद्यानों में से एक यही है। 1954 में इस उद्यान का एक भाग को स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन सेंटर के रूप में तब्दील कर दिए थे। उद्यान के ठीक बीच में यहाँ एक प्रतिमा है। टोसांगा मैक्सिमोविच नामक कवयित्री की प्रतिमा है। वह सर्बियन भाषा के सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखिका है टेसांगा। 1920 से लेकर 1980 तक वो साहित्य के क्षेत्र में सजीव रही थी। कवयित्री, अनुवादक आदि के रूप में प्रसिद्ध हुई टेसांगा 1993 में स्वर्ग सिधार गई। इस प्रतिमा की स्थापना यहाँ 2007 में की गई थी। शनिवार के दोपहर से ठीक पहले का समय होने के कारण उद्यान में अधिक लोग नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी इधर उधर पेड़ों की छांव में बेंच पर टेक लगा के बैठे लोग, फोन पर बात करती हुई सुंदरी, फोटो खींचने वाले लोग, इस प्रकार विभिन्न नज़ारे हैं यहाँ। यूरोप के किसी भी नगर में इस प्रकार के आदि विशाल उद्यान सर्वसाधारण है। कुछ दूर एक बड़े गिरजाघर की इमारत नजर आई। लगा कि वह उद्यान के अंदर ही सिर उठाए खड़ी है। वह सेंट मार्क्स ऑर्थोडॉक्स चर्च है, सर्बिया की सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में घोषणा की गई देवालय भवन। 1931 से 1940 तक के सालों में इसका निर्माण हुआ था। सर्बो बाइसेंटाइन शैली में बना हुआ गिरजाघर है।
19वीं शताब्दी में यहाँ स्थित एक बड़े देवालय को तोड़कर उसके स्थान पर सेंट मार्क्स चर्च की स्थापना की गई थी। बड़े बड़े पत्थरों को इसके निर्माण में उपयोग किए गए हैं। पत्थरों की एक विशाल निर्मिति। सेंट सावा देवालय के निर्माण होने तक बेलग्रेड का सबसे बड़ा देवालय यही हुआ करता था। 2000 लोगों को समा सकने की क्षमता वाला गिरजाघर। इसकी ऊंचाई 18 मंजिली इमारत जितनी है। दूसरे विश्व युद्ध से गिरजाघर को क्षति पहुंची थी, तो भी युद्ध के बाद इसके पुनर्निर्माण किए गए थे। गिरजाघर के अंदर अभी कुछ समारोह चल रहा है। बाहर आंगन में बैंड वाले 3 लोग ही हैं। क्षमा टूट गई हो जैसे खड़े वो लोग ट्रम्पेट और ड्रम बजा रहे हैं। इस धूप में इन लोगों को खड़े काफी देर हो चुके होंगे। उन लोगों में कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। इनको देखकर मुझे मुंबई के बैंड सेट वाले याद आ रहे हैं। गिरजाघर की इस मीनार की ऊंचाई 62 मीटर है। अंदर आयोजित समारोह समाप्त हो गया लगता है। लोग गिरजाघर से बाहर निकल रहे हैं। अच्छे परिधानों में हैं वो लोग। मैं उनके अनुष्ठान और शिष्टाचार को वहां खड़े देखता रहा। रिश्तेदार और मित्र होंगे। वो लोग आपस में मिल रहे हैं तो एक दूसरे को चुंबन देकर अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ लोग फूलों के गुलदस्ते हाथों में लिए खड़े हैं। एक बंदा तो सर्बिया के झंडे के साथ दरवाजे पर खड़ा है। बैंड के धुन पर नृत्य करने वाले लोग, बाहर निकलकर किसी के इंतजार में खड़े लोग। लगता है कि अंदर विवाह समारोह संपन्न हुआ है। कुछ लोग बैंड वालों के चारों ओर जमा हुए हैं। काफी देर हो गए हैं, लेकिन वर वधू बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं गिरजाघर के अंदर की ओर बढ़ा। अंदर का भाग बहुत विशाल है। बहुत ही शानदार गिरजाघर। पूर्वी रूढ़िवादी गिरजाघरों में दिखने वाली जैसी इकोनोस्टासिस छवियां वेदी में नजर आ रही हैं। रूढ़िवादी सभा वालों की बात कही जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण गिरजाघर है यह। विवाह समारोह संपन्न हो गया है। वर वधू को वेदी के समीप खड़ा करके फोटो खींच रहा है। विश्वासी लोग वेदी के समीप के चित्रों के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रीय झंडे के साथ एक बंदा आगे जा रहा है। विवाह हो या कुछ और उत्सव हो, राष्ट्रीय झंडा उसके लिए आवश्यक होता है। वह सर्बों के देश प्रेम का सबूत भी है। वर वधू बाहर निकल रहे हैं। आज इस गिरजाघर में विवाह के लिए आए हुए लोग ही मौजूद हैं। कोई अन्य अनुष्ठान आज यहाँ नहीं हो रहे हैं शायद। वर वधू और उनके रिश्तेदारों के पीछे मैं भी बाहर निकला। वधू को केवल वर ही लेकर नहीं जाता है। एक अन्य पुरुष भी सज धज कर उसके साथ है। वर का सगा भाई या चचेरा ममेरा भाई हो सकता है। वह विवाह के अनुष्ठानों का भाग है। वह वर वधू के गिरजाघर की सीढ़ियां उतरना आदि फोटोग्राफर कैमरे में उतार रहे हैं। गिरजाघर के अंदर प्रवेश करने पर वधू एक छोटा शॉल कंधे पर डालती है। गिरजाघर के अंदर महिलाओं के अपने कंधों को नंगा नहीं रखना होता है, इसलिए ही ऐसा करना पड़ता है। गिरजाघर के बाहर आते ही उसने वह शॉल अपने कंधे से हटा दिया। रिश्तेदारों में कुछ लोग बैंड के धुन पर नाचते हुए आकर वर वधू के गले लगकर चूम रहे हैं। सीढ़ियों के नीचे बैंड वाले जोश में आए हुए हैं। उनके लिए यह उनके कार्यक्रम की समाप्ति के समय आने का जोश है। घरवाले और रिश्तेदार गिरजाघर को पृष्ठभूमि बनाकर वधू के साथ फोटो खिंचवाने में लगे हैं। लगता है कि इस समय वर का अपने साथ होना वधू के लिए कोई जरूरी बात नहीं है। फोटोग्राफरों के साथ मैं भी उन दृश्यों को कैमरे में उतारता रहा। बैंड वालों के लिए अब शायद 5 मिनट और समय बाकी बचे होंगे। उतने समय में वो जोश में ट्रम्पेट बजाकर ड्रम पर ताल से ठोक रहे हैं। उस समय के दौरान वर वधू के साथ आए लोग देवालय की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन दोनों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। केवल इतने ही लोगों ने इस विवाह में भाग लिए हैं।
इसका अर्थ ये हुआ कि एक साधारण सर्बियन शादी में इतने ही लोग भाग लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में तो भागकर अपनी मर्जी से शादी करने वाले वर वधू तक के साथ इससे भी अधिक लोग होते हैं। यूरोप के विवाह की रीति कुछ इस प्रकार है। फोटो खिंचवाना पूरा होते ही लोग जाने लगे। विवाह के संबंध होते ही उसमें शरीक होने वालों के लिए भोज तैयार रखने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ लेकिन कुछ अन्य नज़ारे हैं। ये अतिथियों में से कुछ लोग हैं। उनके रूप, रवैये, वेश, संवाद आदि देखिए। हमारे देश में भी तो विवाह समारोह के बाद जाते समय लोग ऐसे ही कुछ मिलते हैं ना। बैंड वाले ऐसे प्रकट कर रहे हैं जैसे सबको वहां से भेजने के बाद ही वो लोग अपना काम बंद करेंगे। यह भी हो सकता है कि पैसे मिलने तक वो लोग अपने काम में लगे हुए हों। फोटोग्राफर लोग इधर उधर खड़े दृश्यों को कैमरे में उतार रहे हैं। लोग विभिन्न दिशाओं की ओर बिछुड़ कर जाते हुए देखे गए। मैंने इसकी खोज की कि कहीं भोज का आयोजन तो नहीं हो रखा है, लेकिन उसके होने की कोई भी सूचना मुझे नहीं मिली। मुझे लगा कि थोड़ी देर बाद यहाँ वर वधू ही बचेंगे। मैं गिरजाघर के आंगन से इस विवाह नजारों से लौट रहा हूँ। क्रैनली अलेक्जेंड्रिया स्ट्रीट से होकर आगे की ओर चला मैं। इस रास्ते से होकर आगे जाने पर अभी और भी ऐतिहासिक इमारतें दिखना बाकी है। ये दिख रही पत्थर की इमारत यहाँ का एक मुख्य भवन है। सर्बिया का संविधानी न्यायालय 1962 में निर्मित इमारत। देश के संवैधानिक मामलों में जब संसद कोई निर्णय लेता है तो उसकी समीक्षा करने के लिए संविधानी न्यायालय की स्थापना हो रखी है। यूगोस्लाविया के अस्तित्व में रहने के दौरान भी यह व्यवस्था यहाँ हुआ करती थी। जनता के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने और संवैधानिक तरीके से ही यहाँ शासन चल रहा है कि नहीं करके मूल्यांकन करने के लिए इसकी स्थापना हुई है। 15 सदस्यीय जजों के पैनल के द्वारा ही संवैधानिक समीक्षा की जाती है। उस इमारत के सामने से मैं आगे बढ़ा। उससे आगे सर्बिया की राष्ट्रीय विधानसभा की इमारत है। यहाँ से लेकर आगे की ओर के प्रदेश का नाम निकोला पैसेज स्क्वायर है। यहाँ एक बड़ा उद्यान भी है, पायनियर्स पार्क। मैं सड़क पार करके सर्बिया के विधानसभा भवन की ओर बढ़ा। यह है राष्ट्रीय विधानसभा की इमारत। नगर का एक प्रमुख लैंडमार्क है यह। 1936 में निर्मित भवन। सर्बिया की विधानसभा होने से पहले यूगोस्लाविया के संसद और सर्बिया एवं मोंटेनीग्रो संसद इसी इमारत में कार्यरत थे। सर्बिया के संसद की मात्र एक ही सभा है। उसमें कुल 250 सीटें हैं। उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। संसद भवन के सामने से एक डबल डकर बस जा रही है। इस प्रकार की 1-2 बस ही नगर में चलाई जा रही है। इसी कारण से मैंने एसी बस में यात्रा नहीं की है। यहाँ खड़े रहने पर संविधानी न्यायालय इमारत की दूसरी तरफ का भाग नजर आ रहा है। इमारत की इस तरफ का भाग यहाँ का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। अर्थात एक ही इमारत की एक तरफ संविधानी न्यायालय है तो दूसरी तरफ केंद्रीय डाकघर। सर्बिया की राष्ट्रीय विधानसभा इमारत के सामने से मैंने चलना जारी रखा। कृषि प्रदर्शनकारियों के द्वारा विधानसभा की इमारत के सामने लगाया गया बोर्ड दिख रहा है। वो दूर एक बहुत ही प्रमुख इमारत है। सर्बिया का ऐतिहासिक संग्रहालय है वह। इस ऐतिहासिक संग्रहालय की स्थापना 1844 में हुई थी। स्लाविक जनता के इतिहास और परंपरा को व्यक्त करने वाले अनेकों वस्तुओं को संग्रहालय के अंदर 5 मंजिलों में प्रदर्शित कर रखे हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जाते हैं। यहाँ से पायनियर्स पार्क का आरंभ होता है। उसकी आखिरी सीमा पर पुराना महल दिख रहा है। कुछ महलें, अन्य ऐतिहासिक इमारतें आदि स्थित हैं पायनियर्स पार्क के चारों ओर। वास्तव में राज शासनकाल के दौरान एक राजकीय उद्यान के रूप में इसका निर्माण किया गया था।
इसी कारण से बेलग्रेड का सबसे पुराना उद्यान भी यही है। आज यह उद्यान आंखों को सुकून प्रदान करने वाला नजारा है। उस सुंदर उद्यान से होकर मेरी यात्रा अभी जारी है।